तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां पे एक बार फिर से बहुत सारी अपडेट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बार एक और WWE सुपरस्टार, फैंस का लव्ड सुपरस्टार कंपनी को छोड़ के जा चुका है और ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ है। कौन है वो आप टाइटल से जान चुके हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स क्या है भाई बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। रेसलमेनिया का नाइट 1 का पॉसिबल मेन इवेंट ऑलरेडी WWE ने रिवील कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। डायनामाइट की रेटिंग्स एक बार फिर से 1 मिलियन पार हो गई हैं। आखिर कल का शो क्या इंपैक्ट लेके आया AEW के ऊपर, और इसके अलावा गाइस बहुत कुछ रेसलमेनिया के अर्ली विनर्स कौन हो सकते हैं। काफी सारी डिस्कशन है इस वीडियो के अंदर करने के लिए, तो आप एंड तक देखते रहें और लाइक बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम कभी नहीं करते ऐसा न्यूज वीडियो में। और स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्टोरी से, जो कि है गाइस सिजारो के बारे में। एट 41 ईयर्स ऑफ एज और 2011 से लेकर 2022 तक 11 साल WWE में बिताने के बाद नाउ ही हैज गॉन फ्रॉम द कंपनी। वो स्मैकडाउन के लिए शेड्यूल्ड थे कल के एपिसोड के लिए, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अब WWE के साथ खत्म हो गया है, यानी कि उनको स्मैकडाउन पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। माना जा रहा है कि काफी समय से इन दोनों के बीच में नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन सिजारो को जो डील चाहिए थी वो WWE दे नहीं पाई। इसकी वजह से गाइस अब वो एक फ्री एजेंट है, और ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए कि उनको रिलीज नहीं करा गया तो उनके पास कोई नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं है, यानी कि वो किसी के साथ भी एकदम इसी टाइम साइन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली जो नंबर 1 कंपनी आएगी दिमाग में वो है ऑल एलीट रेसलिंग, लेकिन अभी रिपोर्ट्स कुछ नहीं बताती कि सिजारो का फ्यूचर क्या हो सकता है। लेकिन ये बहुत सैड सिचुएशन है, क्योंकि ये बंदा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रहा, टैग टीम चैंपियन रहा, अपनी पोटेंशियल दी, कितने सारे कमाल के मैचेस दिए। आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल सिजारो जीते थे एट रेसलमेनिया 30, लेकिन कभी WWE उनको वो नेक्स्ट लेवल तक लेके नहीं गई, पॉसिबली क्योंकि विंस मैकमैन सिजारो को कभी एज दी स्टार नहीं देखते थे। अब बहुत सारे रेसलिंग फैंस को भी ऐसा लगता है कि सिजारो के शायद माइक स्किल्स वीक हैं और वो पूरा कंप्लीट पैकेज नहीं है, भले ही वो कितने भी अच्छे रेसलिंग मैचेस दे दें। लेकिन आई डोंट थिंक कि सिजारो इतने भी बेकार हैं कि उनको WWE में आगे और बेटर बुक नहीं किया जा सकता था। और एक बात हम यही बोलेंगे कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है उनके लिए, कि वो अपने आप को और बेटर शो कर सकते हैं कहीं और जाके। अब भले ही वो न्यू जापान हो या फिर इंपैक्ट रेसलिंग या फिर ऑल एलीट रेसलिंग। तो गाइस ये डेफिनेटली एक बहुत सैड न्यूज आ रही है सारे रेसलिंग फैंस के लिए कि सिजारो इस समय WWE छोड़कर चले गए हैं। और जस्ट रेसलमेनिया से पहले कोई भी बंदा नहीं चाहेगा कि उसकी जॉब जाए WWE से, क्योंकि वो सबसे बड़ा पे डे होता है उनके लिए पूरे साल में। और इस बार गाइस सिजारो रेसलमेनिया में भी फीचर नहीं होंगे, विच इज रियली अनफॉर्चुनेट। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आ चुकी हैं और ओवरऑल व्यूअरशिप रही 1.825 मिलियन व्यूअर्स, जो कि लास्ट वीक के कंपैरिजन में 13.92% ज्यादा है। अब ड्राफ्ट का जो एपिसोड हुआ था लास्ट ईयर अक्टूबर 4 को, उसके बाद से लेके गाइस अभी तक के सेकंड हाईएस्ट व्यूअरशिप आई है। पोस्ट रॉयल रंबल जो रॉ हुई थी वो फर्स्ट थी, और ये मंडे नाइट रॉ सेकंड पे आती है। तो आई थिंक WWE कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रही है। रॉ का एपिसोड इतना भी बेकार नहीं था, हमने चीजें डिस्कस करी थी कैसे कि कुछ चीजें बहुत बढ़िया भी थी और फिर बीच बीच में कुछ बोरिंग एलिमेंट्स थे, लेकिन ओवरऑल मंडे नाइट रॉ आई थिंक इस टाइम पे स्मैकडाउन से बेटर कर रही है और रेटिंग्स डेफिनेटली उस चीज को प्रूव करती हैं। लेकिन उसके अलावा रेसलमेनिया सीजन है, तो WWE एक्सपेक्ट भी करेगी कि मंडे नाइट रॉ में ज्यादा लोग ट्यून इन हो, और वो चीज गाइस होनी बनती है। AEW डायनामाइट की रेटिंग्स की बात करें तो लास्ट वीक 8,69,000 थी, जो कि एक बहुत कम रेटिंग थी, लेकिन इस वीक गाइस वो जंप कर गई है 1.01 मिलियन व्यूअर्स पे, यानी कि AEW ने एक बार फिर से 1 मिलियन मार्क को क्रॉस करा है। और लास्ट वीक मैंने यही बात बोली थी कि अगर वो रेटिंग ऐसे नीचे रहती है तो एक कंसर्न हो सकती है, लेकिन AEW डायनामाइट कल का जो शो था, अगर आपने मेरा रिव्यू नहीं चेकआउट करा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन इट वाज एन अमेजिंग शो। 1 मिलियन व्यूअर्स इस वजह से प्रॉब्ली हिट हुए क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जब लोग बोर हो जाएं या फिर इतनी लंबी कोई सेगमेंट खिंच गई हो कि मैं शो ट्यून आउट करके बाहर चले जाऊं। तो एक अच्छी जॉब करी AEW ने, और अगर ऐसे ही वो वीक एंड वीक करते रहते हैं अच्छे शोज, तो 1 मिलियन भाई कंसिस्टेंटली भी लाना कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, जो कि जस्ट मेरे रिकॉर्ड करने से 5 मिनट पहले रिवील हुई, और WWE ने ऑफिशियली बता दिया है कि शार्लेट और रोंडा राउजी का जो स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच है वो नाइट 1 ऑफ रेसलमेनिया पे, यानी कि अप्रैल 2 को हमें सैटरडे को देखने को मिलेगा। तो ऑफिशियल न्यूज है, और आई थिंक अगर फर्स्ट मैच उस नाइट के लिए रिवील करा गया है तो काफी ज्यादा चांस ये भी है कि वो उस शो का मेन इवेंट हो, लेकिन मैं डेफिनेटली वो नहीं चाहता हूं। आई थिंक कि WWE को इससे बड़े मैच की जरूरत है। मेन इवेंट में शार्लेट वर्सेस रोंडा, आई डोंट थिंक कि इतना बड़ा मैच है कि उसके लिए मैं शो के एंड तक रुकूं। तो इंटरेस्टिंग है कि भाई आने वाले जो हफ्ते बचे हैं रेसलमेनिया से पहले,
है उसमें WWE किस तरीके से इनको बुक कर सकती है, क्या स्टोरी लाइन में और इंटरेस्ट जनरेट करा जा सकता है, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन फिलहाल आई डोंट थिंक गाइस कि ये मेन इवेंट में डिजर्व करती है पूरा मैच होना। और आप अगर इसको रिप्लेस करना चाहेंगे किसी मैच से तो वो कौन सा मैच होगा नाइट 1 पे, मुझे कमेंट्स में बताएं, क्योंकि नाइट 2 हम जानते हैं कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर हेडलाइन करने वाला है। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रिसेंट जो सिनेरियो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो बिल्कुल सही नहीं है। जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय सिचुएशन बनी है और सारे वर्ल्ड लीडर्स जो लोग हैं यूक्रेन में वो डरे हुए हैं कि भाई आखिर आगे क्या हो सकता है। वर्ल्ड वॉर के ट्रेंड्स हमें सुनने को मिल रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि हम चाहेंगे भाई कुछ बहुत ज्यादा बेकार नहीं होना चाहिए, लेकिन जॉन सीना ने यहाँ पे आके एक ट्वीट करी जिसके लिए उनको काफी सारा क्रिटिसिज्म मिल रहा है सोशल मीडिया पे। और उनका रिसेंटली शो आया था पीस मेकर करके, और वो यहाँ पे ट्वीट करते हैं कि भाई अगर मेरे पास सच में पीस मेकर की पावर आ जाती इस टाइम पे तो मैं इस वर्ल्ड की हेल्प कर सकता था। अब लोग इसको इस तरीके से ले रहे हैं कि भाई जॉन सीना अपना शो प्रमोट कर रहे हैं एक वर्ल्ड क्राइसिस के टाइम पे, जहाँ पे लोगों को थोड़ी सीरियस टॉपिक पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि जॉन सीना ने यहाँ पे कुछ भी बोला, वो उसको अपने शो को प्रमोट करने के लिए नहीं बल्कि इस वे में बोल रहे थे कि भाई मैं अगर सच में वो हीरो होता तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। और आजकल के टाइम में हम जानते हैं गाइस सोशल मीडिया इस टाइप से चलती है कि अगर कोई भी पॉपुलर बंदा थोड़ी भी ऐसी बात बोल दे जिससे कुछ लोग अग्री नहीं करते तो वो एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन जाती है। न्यूज चैनल्स पे इस ट्वीट को दिखाया जा रहा है जॉन सीना की, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ खास रॉन्ग है। लेकिन डेफिनेटली जो रॉन्ग है वो रशिया के साथ चल रहा है, हम उसको डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन वी विल प्रे फॉर यूक्रेन की ये सिचुएशन जल्दी से जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाए। नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो कल MJF ने कमाल का प्रोमो कट करा डायनामाइट पे, एक बार फिर से उसको डिटेल में हमने रिव्यू भी किया था। लेकिन जो भी उन्होंने स्टोरी बताई गाइस एक्चुअली में वो ट्रू है, क्योंकि MJF की फेसबुक पोस्ट जो कि उन्होंने इतने साल पहले डाली थी भाई वो एक्चुअली रिवील हो गई है, किसी ने उसकी फोटो निकाली है और उसमें वो पूरी स्टोरी एग्जैक्टली वही लिखी हुई है जो एक्चुअली MJF ने गाइस अपने प्रोमो में कल बताई थी। और इसके अलावा MJF की मदर ने ट्वीट करा कि मुझे नहीं लगता था कि मेरा बेटा कभी फिर से ठीक होगा, लेकिन कल का प्रोमो सुनने के बाद आई एम प्राउड ऑफ यू MJF। तो गाइज ये पता लगता है कि एक रियल लाइफ स्टोरी को जब एक रेसलिंग स्टोरी के अंदर लाया जाता है तो इम्पैक्ट उसका कितना ज्यादा है। और MJF को ओवरऑल बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली है कल सोशल मीडिया पे उस प्रोमो के लिए, क्योंकि वो एक रियल प्रोमो था। ऐसा नहीं था कि बस किसी ने लाइंस लिखी हैं और वो आके उसको परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम द हार्ट बाय MJF। और डेफिनेटली गाइज उसको जो क्रेडिट चाहिए था वो मिला, लेकिन जो अभी आपने स्क्रीनशॉट देखा है वो प्रूव करता है कि दिस इज एक्चुअली अ रियल स्टोरी। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं गाइज, तो गोल्डबर्ग रिसेंटली एक इंटरव्यू दे रहे थे जहां पे उन्होंने रिवील करा कि WWE ने जब कॉल करा उनको रोमन रेंस मैच के लिए एट द सऊदी अरेबिया एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू, तब गोल्डबर्ग को एक्चुअली कोविड था और 3 महीने से वो ट्रेन नहीं कर रहे थे और सिर्फ 2 हफ्ते थे उनके पास टू गेट रेडी फॉर दिस मैच। और वो रिवील करते हैं कि कैसे लोग समझते हैं कि भाई गोल्डबर्ग भी आगे एक बहुत कमाल का मैच दे, लेकिन वो कहते हैं कि 20 साल की एज में इतनी ट्रेनिंग करनी मुश्किल होती है और मैं इस टाइम पे 55 ईयर्स का हूं, तो 2 हफ्ते बहुत कम थे मेरे लिए प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन तब भी मैं प्राउड हूं जो मैच मैंने दिया है अगेंस्ट रोमन रेंस। वो कहते हैं कि सारे ह्यूमंस में से 0.003% ऐसे लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं एट द एज ऑफ 55, और वो मैंने करके दिखाया, तो मैं अपने आप से भी प्राउड हूं। तो गोल्डबर्ग को उस टाइम पे कोविड था गाइस, जो कि उन्होंने रिवील करा, एंड आई थिंक कि एक टफ सिचुएशन डेफिनेटली उनके लिए रही होगी। आई डोंट थिंक कि किसी ने उस मैच को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा है, जो रिजल्ट होने वाला था वो हम पहले से ही जानते थे। तो आई थिंक गोल्डबर्ग ने एक ठीक ठाक जॉब करी और वहां से रोमन रेंस आगे बढ़ गए हैं। लेकिन अब हम जानते हैं कि गोल्डबर्ग इज अ फ्री एजेंट और अब आगे उनका क्या फ्यूचर होगा वो नहीं पता है, लेकिन प्रोबेबली गाइस मुझे लगता है कि अब वो रिटायरमेंट की सोचेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉल ऑफ फेमर तो बन ही गए हैं। नेक्स्ट स्टोरी की हम बात करते हैं, तो कोडी रोड्स के बारे में कुछ अपडेट्स थी डेव मेल्सर ने, और उन्होंने बोला कि कोडी का इस समय थॉट ये है कि ही वांटेड टू लीव द टेरिटरी, और टेरिटरी से मतलब है एक प्रमोशन को छोड़ के दूसरी जगह जाना। कोडी को शायद ऐसा लग रहा था कि आने वाले टाइम में AEW के पास बहुत सारे ऐसे स्टार्स आएंगे जिनको वो पुश करेंगे और कोडी लिस्ट में नीचे जाते रहेंगे, और उनको उतनी शायद रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी जितनी की होनी चाहिए, जो कि उन्होंने हेल्प करी है पहले 3 सालों में कंपनी में। अब ये डेव मेल्टजर के वर्ड्स हैं, कोडी के वर्ड्स नहीं है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि एक्चुअली में सच है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइस एक क्लॉज भी था कोडी के कॉन्ट्रैक्ट में कि वो AEW चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते। अब स्टोरी लाइन में दिखाया जा सकता है कि कोडी वापस आए, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और वो चैलेंज भी कर सकते हैं फॉर द AEW टाइटल, जो कि अभी भी पॉसिबल है। लेकिन सारी रिपोर्ट्स जितनी हमने पढ़ी अभी तक यही बताती हैं दैट कोडी इज गोइंग टू WWE, और अगर ऐसा है तो ये डस्टी रोड्स जो कि उनके फादर हैं
उन्हीं की फिलॉसफी थी गाइस, क्योंकि जब डस्टी लड़ा करते थे तब कोई बड़ी बात नहीं थी एक प्रमोशन से दूसरी में जाना, जितनी बड़ी आज के दिनों में बन गई है। तो अगर कोडी जा भी रहे हैं तो बेसिकली वो वही चीज कर रहे हैं जो कि इतने साल पहले उनके डैड कर रहे थे। शायद इसकी वजह से कोडी रोड्स ने डिसीजन लिया और ये गाइस अपडेट हमें डेव मेल्टजर की तरफ से जानने को मिली। अगली स्टोरी की हम बात करते हैं गाइस, तो रेसलमेनिया 38 के अर्ली विनर्स, काफी अर्ली बैटिंग ऑड्स के बारे में हमको पता लग गया कि कौन फेवरेट है। तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के मैच में ब्रॉक इज द फेवरेट टू विन द मैच, यानी कि वो डबल चैंपियन बन जाएंगे, वॉक आउट करेंगे फ्रॉम रेसलमेनिया एज द यूनिवर्सल एंड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन। अब ये एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यू को कैसे मैच बुक करना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा शॉक है जो कि प्रोबेबली हो सकता है इसके अंदर, और उसके बारे में हम बाद में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रॉक इज द अर्ली फेवरेट। अगर विमेंस मैच की हम बात करें तो रोंडा इज द फेवरेट टू डिफीट शार्लेट और बियांका इज द फेवरेट टू डिफीट बेकी लिंच, यानी कि दोनों विमेंस चैंपियनशिप चेंज हो सकती हैं करंट बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद लोगन पॉल और मिज की टीम डिफीट करेगी द मिस्टीरियोस को, ये भी गाइस अर्ली विनर्स के अकॉर्डिंग पता लगता है। तो क्या आप लोग इतने टाइटल चेंजेस देखना भी चाहेंगे रेसलमेनिया में कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू इतने सारे नए चैंपियंस बनाए और उसके बाद उनके पास कुछ फ्रेश होगा आफ्टर रेसलमेनिया टू स्टार्ट फॉर मनी इन द बैंक और बाकी के पेपर व्यूज? तो ये है अर्ली जो हमारे ऑड्स आए हैं रेसलमेनिया के लिए, लेकिन डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में गाइस ये हो जाएंगे चेंज। नेक्स्ट स्टोरी जो कि कुछ दिन पहले की बात है लेकिन मैं डिस्कस करना चाहता हूं इज द एजे स्टाइल्स री साइन स्टोरी कि $3 मिलियन से भी ज्यादा की पर ईयर उन्होंने डील साइन करी है और वो बहुत खुश हैं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ। उन्होंने कभी भी एईडब्ल्यू को कंसिडर नहीं करा और इनफैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म ही नहीं होने दिया कि वो और किसी कंपनी से बात भी कर सकें। तो बहुत अच्छी टर्म्स पे दोनों हैं और आई थिंक इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एजे स्टाइल्स को बड़ा रेसलमेनिया मैच मिलेगा, जो कि एज के अगेंस्ट रूमर करा जा रहा है, क्योंकि एज ने फिनोमिनल वर्ड भी अपने प्रोमो में यूज करा था। तो एजे इस समय बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ हैं। उन्होंने ये भी कुछ टाइम पहले बोला था कि अगर मौका मिला तो मैं रिटायरमेंट के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काम करना चाहूंगा। और गाइस ये जो है डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया बात है। इनफैक्ट बैक स्टेज रिपोर्ट से भी बताती हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू को पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितने पैसे हम एजे को दे रहे हैं उतने तो हम वापस एजे से आराम से बना लेंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टॉक है रेसलिंग इंडस्ट्री में और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उसको होल्ड कर पा रही है तो उनके लिए गाइस ये एक बड़ी बात है। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करते हैं जेफ हार्डी की, जिन्होंने काइंड ऑफ खुद ही रिवील कर दिया है कि वो आने वाले हैं इन ऑल एलीट रेसलिंग। इसको भी हमने टच करा था कल अपने डायनामाइट के रिव्यू में, क्योंकि कुछ हिंट्स मिल रहे हैं मैट हार्डी की तरफ से कि जेफ आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद बता दिया कि आई एम हेडेड टू एईडब्ल्यू और मैं एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ। उन्होंने दूसरी तरफ अपने डब्ल्यूडब्ल्यू रन की बात करी कि हमेशा से जो मेरा ड्रीम मैच था इट वाज अगेंस्ट रोमन रेंस, और ये बात मैंने बहुत टाइम पहले क्लियर कर दी थी, लेकिन वो मौका कभी विंस मैकमैन ने मुझे दिया नहीं। वो कहते हैं कि मैं डेफिनेटली फ्यूचर में हो सकता है वापस जाऊं डब्ल्यूडब्ल्यू में, लेकिन फॉर नाउ एफडब्ल्यूडब्ल्यू, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं 28 दिन का रीहैब करूं बिना किसी मतलब के, और मुझे अपनी फैमिली और किड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है। अपनी जॉब बचाने के लिए मैं 1 महीना रीहैब में नहीं रहूंगा जब मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो आई डोंट नो कि जेफ हार्डी की स्टोरी क्या सही है या फिर गलत है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं एफडब्ल्यूडब्ल्यू और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हाँ मैं बिल्कुल वापस जाना भी पसंद करूंगा, लेकिन जो उनकी अगली डेस्टिनेशन है क्लियरली लगती है ऑल एलीट रेसलिंग, और वहां पे गाइस द हार्डी बॉयज का रियूनियन आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये थी सारी अपडेट्स आज की इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आई है गाइस तो डेफिनेटली लाइक बटन दबाएं और अपने ओपिनियन सभी चीजों के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।